बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बन गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमको रखना है एक डाइपोल, ठीक है। तो आइए इसके अंदर हम एक डाइपोल रख देते हैं अच्छे बच्चों की तरह से। ये रहा एक हमारा डाइपोल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लस क्यू और ये हो गया हमारा माइनस क्यू, ठीक है। तो ये डाइपोल हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका अच्छा डाइपोल लेंथ यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमारा ये 2, ये हो गया हमारा डाइपोल लेंथ हो गया, ठीक है। तो आई होप को आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E मेकिंग एन एंगल थीटा विथ 80, ठीक है। तो ये हमारा 8 हो गया। अब देखिए सुनिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो थीटा एंगल का मतलब क्या है। थीटा एंगल का मतलब ये है कि ये जो डाइपोल आप देख रहे हो ना, ये जो डाइपोल आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये उसी थीटा के बारे में बात कर रहा है कि डाइपोल जो है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज यहाँ पर 2 चार्ज हमारे पास हैं और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमारा कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उस चार्ज के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम डिनोट करते हैं E=F/Q से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका Q/E हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी चार्ज Q को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और उस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं हम किस फॉर्मूले से, Q/E से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये प्लस Q चार्ज आप देख रहे हो, तो इस प्लस Q चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, सुनिए, देखिए ध्यान सुनिए। तो मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ जाएगी। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस Q, ठीक है, प्लस Q बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा, देखिए फोर्स कितना लगेगा, फोर्स आपका लगेगा Q/E। तो ये फोर्स लगेगा किसके ऊपर, प्लस Q चार्ज के ऊपर, किसके ऊपर लगेगा, प्लस Q चार्ज के ऊपर लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ध्यान दीजिएगा यहीं पर। देखिए अगर मान लो सपोज करो कि Q की वैल्यू को हमने +1 माइक्रोकूलम ले लिया, सपोज कीजिए +1 माइक्रोकूलम हमने ले लिया। तो जब +1 माइक्रोकूलम ले लेंगे, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपका फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि ये हमारा इस साइड जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, मैंने आपको समझाने की कोशिश ये की है कि आखिर प्लस Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगने वाला जो फोर्स F है उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है। तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब सेकंड देखिए, ये जो -Q है इसके ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट होगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। फोर्स नोट, इसको पॉज कर करके नोट करते जाइएगा, क्योंकि अभी मैं इरेज भी करूंगा इसको, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा नहीं है।
फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज माइनस क्यू बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, सुनिए, यहाँ देखो, यहाँ पर आपका फोर्स F माइनस क्यू लेना है आपको और इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। माइनस क्यू हम ले लिए। अब सुनिए, देखो, अगर बाय द वे क्यू को आप -1 माइक्रो कूलम कर दो, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स F होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स का माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होना, ठीक है, फोर्स का माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होना ये बता रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। देखिए यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर जो फोर्स हमारा काम करेगा, इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। कहाँ होगा? इस वाले डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये हमारा माइनस क्यू है। ठीक है, तो अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये फोर्स इधर की तरफ क्यों काम कर रहा है और ये फोर्स इधर की तरफ क्यों काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या नाम इसका, अलोंग। ठीक है, मतलब ये कि प्लस क्यू के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द ई जाएगा, मतलब ई के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूंगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ये देखिए मैंने समझा दिया आपको, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं। देखो क्या है ना कि लीनियर मोशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया था, तो लीनियर नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका जो डाइपोल सेंटर होता है, ना, ठीक है, डाइपोल सेंटर, जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास में जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, अब इस पे फोर्स एक जा रहा है इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और एक फोर्स जा रहा है माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो होगा क्या कि इसमें लीनियर मोशन तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों के दोनों जो फोर्स हैं, ये वाला जो फोर्स हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसमें भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स तुम्हारा ये जो है हमारा फोर्स है जो है, ठीक है, फोर्स जो है हमारा है वो है हमारा Q इंटू ई। ठीक है, और यहाँ वाला जो फोर्स हमारा है वो है हमारा माइनस Q इंटू ई। ठीक है, चलो, तो ये देखो, ये जो फोर्स हमारा है ये वाला, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और ये वाला फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या करेगा? इस डाइपोल को क्या करेगा? ऐसे घुमाएगा, इस तरीके से क्या करेगा? ऐसे घुमाएगा, और जो घुमाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। क्योंकि टॉर्क ही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? उसके एक्सिस के अलॉन्ग क्या करती है? ऐसे रोटेट कर देती है, ऐसे घुमा देती है। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि आप उसी टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालिए कि वो टॉर्क कैसे काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, उस टॉर्क को कैसे हम जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं टॉर्क के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हमको यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप 2 मिनट के लिए डायरेक्शन को भूल जाइए, तो जितना फोर्स आपका प्लस क्यू चार्ज पे लग रहा है उतना ही फोर्स आपका माइनस क्यू चार्ज के ऊपर लग रहा है। दोनों पे तो सेम फोर्स लग रहा है ना, डायरेक्शन अलग अलग वो बात अलग है, लेकिन फोर्स तो सेम लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टॉर्क को पता है हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर निकालते कैसे हैं? ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सुनिए, देखिए, सॉरी, एक मिनट रुको, उसको उठा लें, गिर गया नीचे। हाँ देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का चाहिए हमको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए डाइपोल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए इन जो दोनों फोर्स हम ले रहे हैं ना। देखो, जैसे मान लो ये फोर्स हमने लिया और ये दूसरा फोर्स, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब देखिए इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे? तो देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, जैसे मान लो हम इसको मान लिए A, इसको मान लिया हमने B, ठीक है, और इसको मान लिया, इस वाले पॉइंट को मान लिया C। तो ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, और ये पॉइंट हमारा क्या है? C है। ठीक है,
तो अब हमको चाहिए ए बी का डिस्टेंस, क्योंकि ए बी ही जो है इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। आप देखिए डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, सुनो ये बताओ कि अगर हम इसको 90 डिग्री का एंगल मान लें, सपोज करो कि हमारे पास ये जो है ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी और सी, ठीक है। ये आपका कितना था, थीटा था, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 2a है, ठीक है। और 2a हमारा है, ठीक है। और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है, और हमको ए बी चाहिए। क्या चाहिए, ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए हम ले लेंगे साइन थीटा जो कि होता है हमारा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे ए बी ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जब हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी हमारा हो जाएगा कितना, 2a साइन थीटा। तो ये निकल गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी हमारे यहाँ पर 2a साइन थीटा, ठीक है। चलिए टॉर्क हो गया। अब देखो फोर्स हमें लेना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फोर्स का मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो F अपॉन Q होता है। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, Q इंटू ई ले लोगे, इंटू, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा 2a, इंटू आपका हो जाएगा 2a साइन थीटा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ नोट की देखिएगा ध्यान से, देखिए अब टॉर्क आप क्या लिखोगे, सुनो Q इंटू 2a को एक साथ करो, ठीक है, और फिर क्या कर लो आप E साइन थीटा कर लो। तो बताओ E इंटू 2a क्या होता है, याद करो क्या था, डाइपोल मोमेंट था, ठीक है। देन टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू ई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा निकल गया टॉर्क की वैल्यू, जिसमें हमारा P क्या था, डाइपोल मोमेंट है, E जो है उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, थीटा हमारा डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला क्या है, एंगल है, ठीक है। अब इसे हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होगा, पढ़ाते समय आपको क्लास 11th में आप पढ़े भी होंगे कि दो तरह के जो है प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट जिसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, और एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है या फिर डॉट प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा किस में आता है, क्रॉस में आता है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो इसका वेक्टर फॉर्म हमारा ये आपका बन गया किसका, ये आपका बन गया टॉर्क का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। इसके डायरेक्शन कैसे पता किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए एक रूल होता है। इसके डायरेक्शन को आप निकालते हो राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड स्क्रू रूल से पता करते हैं। और मैं आपको सीधे मैं डायरेक्ट आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर P एंड वेक्टर ए। और इसको हम पता कैसे करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से इसको हम पता करते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसको क्या करते हैं, पता करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉर्क का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। टॉर्क का डेरिवेशन तो तुमने देख लिया कि कैसे होता है। अब इसका एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। देखो जो इसमें टॉर्क की हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जाम में पूछता है कि मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखो जैसे कि हमारा टॉर्क है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE साइन थीटा। तो देखिए पहले केस में, केस वन में क्या है कि अगर इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना हो जाए 90, तो थीटा जब 90 हो जाएगा तो तुम बताओ कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो इसमें हमको जो टॉर्क मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं, देखो यहाँ पर जो हमारा टॉर्क मिलता है वो हमारा मैक्सिमम होता है, और ये मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, P इंटू ई। तो याद रखना कि हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, ठीक है। और हमको मिनिमम कब मिलेगा,
मिनिमम, देखो मिनिमम कब मिलेगा, थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो जाए तुम्हारी, ठीक है, या फिर अगर कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही डिग्रियों पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता ही है, साथ ही साथ साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 ही होती है, ठीक है। तो टाउ मिनिमम हमारा कितना हो जाएगा, टाउ मिनिमम हो जाएगा हमारा कितना, टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा हमारा, पी ई साइन 0 पर भी हमको 0 मिलेगा, और टाउ मिनिमम हमको मिलेगा किस पर, पी साइन 180 पर भी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक कि हमारा टॉर्क जो होता है, डाइपोल का टॉर्क मैक्सिमम कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर, ठीक है। थीटा 90 पर होता है, और मिनिमम कितने पर होता है आपका, मिनिमम आपका हो जाएगा कितने पर, 0 पर या फिर 180 पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये आपका CPMT 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, उस वक्त नीट पहले CPMT हुआ करता था। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, कोई भी आप तो देख के पता लोगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन पूछा कि अगर बाय द वे टॉर्क कितना होगा अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू P और E है तो इसका आप आंसर नहीं दे लोगे। इसका आंसर तो बहुत ईजी है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो चलिए, इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, इसका आंसर जो है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा इसका।